हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर से हमने बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया था और हमने ये पढ़ लिया था कि बैक्टीरिया के अंदर दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। पहला मोड होता है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया था और उसको हमने कंप्लीट किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हीटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर से आपको हीटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इस वीडियो लेक्चर से बहुत ही फायदा होगा। तो बिना कोई देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। ओके चिल्ड्रन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था बैक्टीरिया के अंदर और हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन समझ ली थी। हमने समझ लिया था कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं और वो एनर्जी का सोर्स जो होता है वो होता है फूड। फूड से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिलती है। बैक्टीरिया के अंदर ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया था। ऑटोट्रोफिक जो बैक्टीरिया होता है वो अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज कर लेता है। कुछ ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रोफिक होते हैं, यानी कि वे लाइट या सनलाइट की हेल्प से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कीमो ऑटोट्रोफिक होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस की हेल्प से अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो ये दो कैटेगरीज पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ी थी ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया की। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हीटरोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में। हीटरोट्रोफिक बैक्टीरिया जो होता है वो अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, इसलिए ये अपने फूड पर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, यानी कि अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स की शरण में जाता है और उनसे ये फूड अपना एब्जॉर्ब करता है या उनसे ऑब्टेन करता है। तो जो हीटरोट्रोफिक बैक्टीरिया होता है इसकी डेफिनेशन भी यही बन जाएगी कि वो बैक्टीरिया जो अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज ना कर पाए उसको हम कहेंगे हीटरोट्रोफिक बैक्टीरिया। अपना फूड ये ऑब्टेन करता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से या फिर दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, यानी कि ये इसको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो चीजें इसको रिक्वायर्ड है अपना जीवन यापन करने के लिए, ये सारी की सारी चीजें या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ऑब्टेन करेगा या फिर कहीं भी उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिल जाएंगे उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये मेथड होता है हीटरोट्रोफिक बैक्टीरिया के अंदर अपना फूड ऑब्टेन करने का। इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्सेंट होता है, ये बात आपको याद रखनी है। कभी भी हीटरोट्रोफिक बैक्टीरिया के अंदर आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं मिलेगा। अगर इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता, ये इतना ही धनी होता, इतना ही रिच होता तो अपना फूड अपने आप बना सकता था। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ना होने की वजह से ये सोलर एनर्जी को कैप्चर नहीं कर सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट है तो ये प्लांट्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं या रहना चाहते हैं जहाँ से इनको बना बनाया फूड मिल सके। अब इतना सीधा भी नहीं होता है बैक्टीरिया की दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहे और वहाँ पर कुछ हरकत ना करे। जितने भी हीटरोट्रोफिक बैक्टीरिया मिलेंगे ज़्यादातर उनमें जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, या ह्यूमंस के अंदर रहे, प्लांट्स के अंदर रहे या फिर किसी दूसरे एनिमल के अंदर रहे, ये वहां पर जाएगा, फूड ऑब्टेन करेगा और कुछ केमिकल सब्सटेंसेस भी रिलीज करेगा। वो जो केमिकल सब्सटेंसेस ये रिलीज करते हैं ये टॉक्सिक साबित होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए और उनके अंदर ये अलग अलग फॉर्म में अलग अलग टाइप की डिजीजेस क्रिएट करते हैं। तो ये बात आपको समझ लेनी है कि जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होंगे वो ज्यादातर हीटरोट्रोफिक होते हैं और वे बीमारियां भी करते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। जैसे कुछ बैक्टीरिया सिर्फ एमिनो एसिड्स की उनको जरूरत होती है और वे एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। इस तरह के बैक्टीरिया जो एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट को ही ऑब्टेन करते हैं उसको बोलते हैं फास्टिडियस बैक्टीरिया या फास्टिडियस हीटरोट्रोप्स। तो ये आपने समझ लिया है हीटरोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में। फास्टिडियस हीटरोट्रोप्स भी हमने समझ लिए हैं। अब एक टर्म और यूज किया जाता है हीटरोट्रोफिक बैक्टीरिया के लिए, वो होता है कीमो ऑर्गेनो हीटरोट्रोप्स। हीटरोट्रोप्स यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करने वाले, क्योंकि ये केमिकल या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करते हैं इसलिए इनके लिए कीमो ऑर्गेनोट्रोप्स टर्म भी यूज किया जाता है। तो ये दो तीन चीजें आपको हीटरोट्रोफिक बैक्टीरिया की याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि हीटरोट्रोफिक बैक्टीरिया को किस तरह से कितने टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं या कितने टाइप के हीटरोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं। हीटरोट्रोफिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो तीन कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करेंगे जिससे हम आसानी से इनको समझ सकें। सबसे पहली कैटेगरी होती है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया या सेप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया,
दूसरा बैक्टीरिया होता है पैरासाइटिक बैक्टीरिया और थर्ड कैटेगरी होती है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो पहले हम पढ़ते हैं सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया के बारे में। सेप्रोज का मतलब होता है डेड, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट हो अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये डेड ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट पार्ट्स भी हो सकते हैं, उनका एक्सक्रीटा भी हो सकता है, यानी कि उनके द्वारा रिलीज किया गया वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है, उन सब का यूज करेंगे और उनसे अपना फूड ऑब्टेन करेंगे। अब उनसे फूड अगर इनको डायरेक्टली मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फूड ये ऑब्टेन कर लेते हैं। और अगर इनको डायरेक्टली फूड नहीं मिलता है, अगर इनको कम्प्लेक्स फॉर्म में मिलता है, तो सबसे पहले ये उस कम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, कुछ एंजाइम सेक्रीट करते हैं अपने अंदर से बाहर की तरफ। इन एंजाइम्स को बोलते हैं हम एक्सो एंजाइम्स। आपने ये पढ़ा था जब हम बैक्टीरिया की सेल की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे कि उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं मीजोसोम। मीजोसोम बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होने की वजह से वो बाहर से कुछ सब्सटेंस को अंदर भी ले सकता है और अंदर से कुछ चीज़ों को सिंथेसाइज करके बाहर भी भेज सकता है। तो मीजोसोम की हेल्प से कुछ एंजाइम्स जो अंदर सिंथेसाइज किए जाते हैं उनको बाहर रिलीज कर दिया जाता है, वो बाहर जाते हैं और जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर के, उनको ये ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल प्रोडक्ट्स में। सिंपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं और उन प्रोडक्ट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वहां से इनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और इस तरह से अपने फूड की रिक्वायरमेंट ये पूरी कर देते हैं। तो सेप्रोट्रोफिक या सेप्रोफाइटिक जो बैक्टीरिया होता है, अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन करता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, जो कि आपने पहले भी पढ़ लिया है, पहले हम इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। और अगर ये स्प्लिटिंग करता है प्रोटीन्स की, यानी प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पट्रीफैक्शन। सेप्रोट्रोफिक जो बैक्टीरिया होता है उसके दो एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, बेसिलस माइकोइड्स एंड एसिटोबैक्टर। यहाँ पर दो जो टर्म आए हैं फर्मेंटेशन एंड पट्रीफैक्शन, ये दोनों टर्म्स आपको समझने जरूरी हैं। हम इन दोनों को समझेंगे, इसके बाद में हम नेक्स्ट जो कैटेगरी है बैक्टीरिया की उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन आपने पहले कई वीडियो लेक्चर्स में भी पढ़ लिया है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल हम फर्मेंटेशन की यहाँ पर लेंगे, जिससे कि फर्मेंटेशन से रिलेटेड आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाए। फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 को ब्रेक डाउन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, इट इज एनारोबिक ब्रेक डाउन। यानी कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन तो किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के जरूरत के बिना किया जा रहा है। यानी कि ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर ऑक्सीजन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्बोहाइड्रेट का जो नॉर्मल ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, वो एरोबिक ब्रेक डाउन होता है, इसीलिए उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि उसमें C6H12O6 को ऑक्सीडाइज किया जाता है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाती है। लेकिन फर्मेंटेशन एनारोबिक ब्रेक डाउन है, और फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है ये ईस्ट, बैक्टीरिया और लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि ह्यूमन बींग्स भी करते हैं। इसमें ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इनको नहीं होती है, यानी कि ऐसी स्थिति जब ऑक्सीजन नहीं है और फूड का ब्रेकडाउन भी करना है, तब फर्मेंटेशन का प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। अब जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है उसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके बेसिस पर इसको दो कैटेगरीज में हम समझते हैं। पहला होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और सेकंड कैटेगरी होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक जो फर्मेंटेशन होता है ये यूनिसेलुलर फंजाई, जिसका एग्जाम्पल है ईस्ट मैक्सिमम करता है। कुछ बैक्टीरिया भी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है ये यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं, जिसका नाम होता है ईस्ट। नाम आपको याद रखना है, ये करता है। इसमें करता यह है कि ये C6H12O6 को ब्रेक डाउन करता है और यहाँ पर एथिल अल्कोहल बनाता है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनाता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है। एनर्जी आप पढ़ चुके हैं कि जितने भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस होते हैं उनमें ATP के 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। इसी वजह से फर्मेंटेशन का प्रोसेस अच्छा नहीं है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन किया जा रहा होता तो यहाँ पर 38 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस किए जाते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं एनारोबिक फर्मेंटेशन में। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है C2H5OH, इसको कर रहा है ईस्ट। जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है इसको ज़्यादातर बैक्टीरिया करता है। हमारी बॉडी में भी जो फर्मेंटेशन होता है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ही होता है। जब हम कोई ज़्यादा स्पीड अप वर्क कर रहे होते हैं, ज़्यादा तेज काम कर रहे होते हैं, तेज रनिंग कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन ना करके एनारोबिकली रेस्पायर करना शुरू कर देती है, क्योंकि हमारे जो लंग्स होते हैं इतनी तेजी से उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दे पाते हैं जितनी तेजी से उसको जरूरत होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी क्या करती है, C6H12O6 को ब्रेक डाउन कर देती है और उसको कन्वर्ट कर देती है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड के फॉर्मूले दोनों ही हो सकते हैं, बेटर आप ये याद रखिए CH3CHOH
COOH। तो इस तरह से लैक्टिक एसिड में ब्रेकडाउन हो जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। तो ये दो तरह से फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। बैक्टीरिया के लिए आपको याद रखना है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा या लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया जो है लैक्टिक एसिड में ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है। अब इसका हमारा जो न्यूट्रिशन का मेथड है उससे क्या संबंध है? उससे संबंध ये है कि कोई आप फॉर एग्जांपल लीजिए, कोई एक प्लांट है, प्लांट का जो पार्ट है वो डेड है, वो गिरा हुआ है जमीन के ऊपर और वहां पर उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाता है। अब बैक्टीरिया उससे अपना फूड ऑब्टेन करना चाहता है और फूड उसको मिलेगा C6H12O6 की फॉर्म में। तो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, C6H12O6 को वहां से एब्जॉर्ब करता है। अब या तो C6H12O6 इसको डायरेक्टली मिलता है या फिर ये अपनी बॉडी से एंजाइम सेक्रेट करता है, यानी अपनी सेल से एंजाइम सेक्रेट करता है और उन एंजाइम्स को सेक्रेट करके जो वहां पर प्रोडक्ट होता है, जैसे कि मान के चलिए कि प्लांट है तो प्लांट के अंदर मैक्सिमम स्टार्च होता है या सेलुलोज होता है। ये स्टार्च या सेलुलोज को कन्वर्ट करेगा सबसे पहले C6H12O6 में और फिर C6H12O6 को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अपने अंदर जैसे ही इसको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके इसका फर्मेंटेशन कर देता है और फर्मेंटेशन करके इसको एनर्जी मिल जाती है। तो ये प्रोसेस होता है सबसे पहला। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है पेट्रीफैक्शन। पेट्रीफैक्शन भी आपको पता होना चाहिए, कुछ लोग इसको प्यूट्रीफैक्शन भी बोलते हैं, जो चाहे आप बोल सकते हैं। मुझे पेट्रीफैक्शन ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है इसलिए मैं पेट्रीफैक्शन बोलता हूँ। तो जो पेट्रीफैक्शन होता है इसके अंदर जो ब्रेकडाउन होता है वो प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। प्रोटीन्स आप जानते होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की काफी अच्छी अमाउंट होती है। हमारी बॉडी में 16% प्रोटीन होता है। प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो एमिनो एसिड से बना होता है एक प्रोटीन, और प्रोटीन हमारी मसल्स में, हमारी बॉडी के हर पार्ट में रहता है। आपने देखा भी होगा कि जो लोग वर्कआउट करते हैं उनकी मसल्स अच्छे से बिल्ड होती हैं और जब वो वर्कआउट छोड़ देते हैं तो उनकी मसल्स लॉस होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है इसकी एक खासियत होती है कि इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब यह है कि प्रोटीन का मॉलिक्यूल है ये वाटर से रिएक्ट करेगा और छोटे छोटे एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब जो प्रोटीन आपने खाया है आपकी मसल्स में वो चला गया है, आपकी मसल मजबूत हो गई है, लेकिन आपने अगर एक्सरसाइज करनी छोड़ दी, अच्छी डाइट लेनी छोड़ दी, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उस प्रोटीन मॉलिक्यूल को जो आपकी मसल्स में है उसको वहां से हाइड्रोलाइज कर देगी और उसका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी मसल्स घटना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल कंडीशंस में ये होता रहता है। अब इसको मेंटेन करने के लिए हमें मेंटेनेंस एनर्जी देती रहनी पड़ती है, यानी इतनी एनर्जी हमें हमारी बॉडी को कंटिन्यूअसली देनी है कि हमारा प्रोटीन्स बने रहे, जो प्रोटीन हमने बिल्डअप करके अपनी मसल्स में रख दिया है, स्टोर कर दिया है, वो वहां पर रुका रहे। तो ये साधारण प्रक्रिया है। लेकिन जब किसी इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, अब उसकी मेंटेनेंस एनर्जी तो है नहीं, तो उसके प्रोटीन्स जो होते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है। इस हाइड्रोलाइसिस के जो प्रोसेस होता है इसमें कुछ बैक्टीरिया इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं। स्पीड अप करने से ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं और बॉडी के सारे प्रोटीन्स रिलीज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर समझे, यहाँ पर एक एमिनो एसिड है एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, ग्लाइसिन। तो ये एक प्रोटीन है, मान के चलिए ये कुछ एमिनो एसिड इसमें जुड़े हुए हैं और इन एमिनो एसिड्स के जुड़ने से ये एक प्रोटीन बन गया। अब इस प्रोटीन के साथ वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन हुआ, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और ये सारे के सारे जो एमिनो एसिड्स हैं वो इंडिविजुअल यूनिट्स में अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। ये प्रोसेस होता है पेट्रीफैक्शन का। इस प्रोसेस को कुछ बैक्टीरिया स्पीड अप कर देते हैं और इस प्रोसेस में जो एमिनो एसिड्स रिलीज होते हैं उनको वो अपनी एनर्जी सोर्स की फॉर्म में यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ये दो प्रोसेस आपने पढ़े सेप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया के अंदर। फर्स्ट वन वाज फर्मेंटेशन एंड सेकंड वन इज पेट्रीफैक्शन। तो इन दोनों प्रोसेस की हेल्प से बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिजम्स से, डेड पार्ट से, डेड एनिमल से, डेड प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन कर लेता है। तो ये हो गया सेप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। अब हम पढ़ते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया के बारे में। पैरासाइटिक जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी बॉडी के ऊपर रहता है एक पैरासाइटिक रिलेशनशिप में। तो पहले हमें देखना है कि कुछ इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। पहले हम थोड़ा सा उनको समझ लेते हैं। ये इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स आपके आगे भी काम आएंगी, कई बार ये चीजें रिपीट होंगी, तो पहले हम इनको समझ लेते हैं और फिर हम चलते हैं सीधा पैरासाइटिक बैक्टीरिया की तरफ। तो जो इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स होते हैं वो 4 to 5 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली जो इकोलॉजिकल रिलेशनशिप होती है वो होती है कंपटीशन एंड प्रीडेशन। इकोलॉजिकल रिलेशनशिप का मतलब यह है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वे आपस में किस तरह से बिहेव करते हैं इकोलॉजिकली। तो इकोलॉजिकली सबसे पहला जो रिलेशन है वह कंपटीशन एंड प्रीडेशन। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा लेता है, ईट कर देता है, नहीं कि ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से खत्म हो जाता है और दूसरे का फूड बन जाता है। जैसे कि लायन जो है, ये टाइगर है यहाँ पर, ये ईट कर देगा इस डियर को,
इसका पूरा खात्मा हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है इकोलॉजिकली एनवायरनमेंट के बेसिस पर, इस रिलेशनशिप को कहा जाता है कंपटीशन एंड प्रीडेशन। सेकेंड टाइप का जो रिलेशनशिप होता है, एक रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को बहुत ही बेनिफिट होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन नुकसान भी नहीं होता है। तो ये आपको चीज याद रखनी है कि ना उसका फायदा हो रहा है ना ही उसका नुकसान हो रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस तरह का रिलेशनशिप उसका अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से डेवलप हो जा रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आपके पास एक एक्स्ट्रा पेन है, आपने अपने फ्रेंड को दे दिया, उसको पेन की बहुत ज्यादा जरूरत थी और आपको उस पेन की कोई जरूरत नहीं थी, वो पेन देने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, ना आपको कोई फायदा हुआ ना ही कोई नुकसान हुआ। फायदा इसलिए नहीं हुआ कि आपका फ्रेंड था, उसने आपको थैंक यू तक नहीं बोला। नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि आपके पास ढेर सारे पेन है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप बिल्ड हुआ इसको हम कहते हैं कमेंसलिज्म। ज्यादातर फ्रेंड्स चीजें ले लेते हैं, थैंक यू नहीं बोलते हैं। तो जो फ्रेंडशिप आपकी है आपके फ्रेंड्स के साथ, उसको बायोलॉजिकली आप बोल सकते हैं कमेंसलिज्म। इसका एग्जाम्पल ले तो हम, एक एग्जाम्पल तो अभी हमने ले लिया है, दूसरा एग्जाम्पल हम ले तो ये होता है बार्नेकिल्स का। बार्नेकिल्स जो होते हैं छोटे छोटे क्रैब्स होते हैं। ये क्रैब्स रहते हैं व्हेल की बॉडी के ऊपर। यहाँ पर इस इमेज में आप देख रहे होंगे ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स चिपके हुए हैं व्हेल की बॉडी से। व्हेल को कोई फायदा नहीं है इनसे, व्हेल की इतनी बड़ी बॉडी है, चिपके रहो, व्हेल को कोई नुकसान भी नहीं है। अब इनको बहुत फायदा है। इनको फायदा ये है कि जैसे ही व्हेल मूव करती है इधर उधर तो ये इधर उधर इसके साथ घूमते हैं, इनको सैर सपाटा मिल जाता है, सारी जगह ये घूम लेते हैं क्योंकि व्हेल तो बहुत तेजी से स्विमिंग करती है और बहुत दूर तक चली जाती है। इसके अलावा व्हेल के साथ रहने से इनको फायदा है कि ये अपने प्रीडेटर्स से बच जाते हैं, इनको प्रोटेक्शन मिलती है, सैर सपाटा भी हो रहा है, फ्री का घूमना भी हो रहा है और व्हेल के नजदीक कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म इनको खाने के लिए भी नहीं आएगा, तो इनको फायदा भी हो गया। तो ये जो सेकंड रिलेशनशिप हो गई इसको हम कहते हैं कमेंसलिज्म। थर्ड जो रिलेशनशिप है इसको हम बोलते हैं पैरासाइटिज्म। इसी टाइप के बैक्टीरिया को हम पढ़ेंगे जो कि पैरासाइटिक होता है। पैरासाइटिक जो रिलेशनशिप होते हैं इसमें एक ऑर्गेनिज्म का फायदा होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म का नुकसान हो जाता है। यानी एक ऑर्गेनिज्म का फायदा दूसरे को हो जाएगा बहुत भयंकर नुकसान। तो इसमें होता है क्या है, जैसे कि हमारी बॉडी पे बहुत सारे वर्म्स होते हैं, हमारी बॉडी से चिपके रहते हैं और वे हमारे से खून चूसते रहते हैं। खून चूसने के बाद में वो चले जाते हैं, उनका पेट भर जाता है, हमारा नुकसान हो जाता है। कुछ लोगों के सर में जुएं हो जाती हैं। पेट एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है इसको हम बोलते हैं पैरासाइटिज्म। और जो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। जैसे कि मॉस्किटो जो होता है वो एक पैरासाइट होता है, हमारी बॉडी पे आता है, हमारा खून चूसता है, खून चूस के चला जाता है। इसी तरह से लीच यानी जोंक जो होती है वो भी एक पैरासाइटिक है, हमारी बॉडी से आता है, हमारी बॉडी को एज ए फूड सोर्स इस्तेमाल करता है और हमें उससे कोई फायदा नहीं होता, उल्टा में नुकसान होता है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है इसको हम पैरासाइटिज्म बोलते हैं। आज हमारी जो सेकंड कैटेगरी है वो है पैरासाइटिक बैक्टीरिया के बारे में। तो पैरासाइटिक बैक्टीरिया वो होगा जो दूसरे इंडिविजुअल, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा और फिर अपना फायदा करके चला जाएगा। उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि पैरासाइटिक रिलेशनशिप क्या होती है। इसके अलावा एक रिलेशनशिप होती है म्यूचुअलिज्म और एक होता है सिम्बायोसिज्म। सिम्बायोसिस भी हम पढ़ेंगे और म्यूचुअलिज्म भी हम समझेंगे। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के बारे में भी हमें पढ़ना है, इसलिए हम सिम्बायोसिस को पहले समझ लेते हैं। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है कि दोनों की दोनों स्पीसीज का बेनिफिट होता है, यानी दो स्पीसीज हैं और दोनों का ही इसमें फायदा है, लेकिन ये दोनों स्पीसीज एक साथ नहीं रह रही हैं। जैसे कि बीज होती हैं, मधुमक्खियां जो होती हैं या और साधारण मक्खियां जो होती हैं वो फ्लावर्स पे आती हैं, उनका नेक्टर एब्जॉर्ब करती हैं। नेक्टर एब्जॉर्ब करके यानी कि उनसे वो शहद निकालती हैं, कुछ अपने फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ जा करके अपने छत्ते में स्टोर करती हैं। तो उनका फायदा ये हुआ कि उनको फ्लावर्स से नेक्टर मिल गया। अब फ्लावर्स का क्या फायदा हुआ, फ्लावर्स पे वो बैठती हैं और वहां से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर देती है। अब एक फ्लावर पे बैठी, वहां से कुछ पोलन्स उसके पंखों वगैरह पे चिपक गए, उड़ करके फिर दूसरे फ्लावर पे बैठ गई, फिर वहां पर पंख हिलाए, पंख हिलाने से वे जो पोलन ग्रेन से वहां पर गिर गए और इस तरह से क्रॉस पोलिनेशन का प्रोसेस हो गया। प्लांट को भी फायदा हो गया और ये अलग अलग फ्लावर्स पे बैठ रही है, तो मक्खी को फायदा ये हो गया कि इसने नेक्टर कलेक्ट कर लिया। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में आपको याद रखना है कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं लेकिन एक साथ नहीं रह रहे हैं। सिम्बायोसिस जो होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो होती है, इसमें दोनों की दोनों जो स्पीसीज होते हैं वो एक साथ रहती हैं। जैसे लाइकेन होता है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी एंड फंजाई का। एल्गी फूड सिंथेसाइज करेगी और फंजाई उसको प्रोटेक्शन करेगी, तो इस तरह से दोनों का एसोसिएशन बन जाता है। इस एसोसिएशन को कहते हैं लाइकेन। लाइकेन्स के बारे में आप आगे पढ़ेंगे।
तो ये जो एसोसिएशन है इसको सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं। आगे आप सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ेंगे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहेगा और उसकी हेल्प करेगा। तो ये हमने इकोलॉजिकल रिलेशनशिप समझ ली। ये हमने इसलिए समझी कि ताकि आपको कुछ चीजें समझ में आ सकें कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कई बार एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या कई बार एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होकर रहते हैं। कई बार एसोसिएशन दोनों को फायदा कर देती है, कई बार एसोसिएशन एक का फायदा करती है और कई बार एसोसिएशन एक का फायदा और एक का जबरदस्त नुकसान कर देती है। तो ये एसोसिएशन हमने समझ ली। नेक्स्ट जो कैटेगरी है बैक्टीरिया की जो हमें पढ़नी है वो होती है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। पैरासाइटिक एसोसिएशन आपने समझ लिया है कि एक बैक्टीरिया किसी दूसरे इंडिविजुअल के अंदर रहेगा और उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो ये जो पैरासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर यानी कि बॉडी के ऊपर रहेंगे या अंदर रहेंगे। इसी वजह से इनको एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट्स भी कहते हैं। बाहर रह रहे हैं जैसे कि हमारी स्किन पर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं तो इनको हम कहेंगे एक्टोपैरासाइट्स, और हमारे अंदर रह रहे हैं जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में रह रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे एंडोपैरासाइट्स। दोनों ही जगह ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी स्किन के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे, खुजली करेंगे, बदबू पैदा करेंगे, और हमारे इंटेस्टाइन के अंदर चले जाएंगे तो लूज मोशन, कोलरा, हजारों तरह की बीमारियां करेंगे। इसमें होस्ट यानी कि जो हम होस्ट हैं और वो पैरासाइट है, इस इंटरेक्शन को होस्ट पैरासाइटिक इंटरेक्शन कहा जाता है। होस्ट को इसमें नुकसान हो जाता है। तो इस तरह से जो पैरासाइटिक बैक्टीरिया होता है एक होस्ट की बॉडी पे आता है, होस्ट की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो जो पैरासाइटिक बैक्टीरिया होता है वो होस्ट की बॉडी पे आएगा, उसके अंदर रहेगा, वहां से अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के साथ साथ कुछ पैथोजेनिक सब्सटेंसेस भी वो रिलीज करेगा जिनकी वजह से दूसरे ऑर्गेनिज्म को बीमारियां हो जाती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है वाइब्रो कोलरी जो कोलरा बीमारी करता है। दूसरा एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ये निमोनिया करता है। ये निमोनिया वाला हमारा जो ये बैक्टीरिया है ये हमारे लंग्स में रहता है, और जो वाइब्रो कोलरी ये हमारी इंटेस्टाइन में रहता है। वहां पर ये रहते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन से इनको फूड मिल जाता है। जैसे कि वाइब्रो कोलरी है तो हमारे इंटेस्टाइन में रहेगा, वहां से उसको फूड मिलेगा, बना बनाया जो हमने खाया है, बहुत मेहनत करके पहले कमाते हैं, फिर हम उसको खाते हैं। खाने के बाद में हम सारा का सारा बैक्टीरिया के हवाले कर देते हैं। अब बैक्टीरिया उसको यूज कर ले, खा ले थोड़ा सा हिस्सा तो भी कोई बात नहीं है। ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर कुछ टॉक्सिन्स को रिलीज करता है जिससे हमारी इंटेस्टाइन स्टिमुलेट हो जाती है और एक्सेसिव अमाउंट में म्यूकस वाटर रिलीज करना शुरू कर देती है। इससे एक इंसान को लग जाते हैं दस्त और इंसान हो जाता है बीमार। तो इस तरह की एक्टिविटी जो बैक्टीरिया करता है उसको हम पैरासाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बैक्टीरिया के अंदर। थर्ड मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। इस तरह के बैक्टीरिया को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हमने अभी समझाया कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होती है, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं और दोनों को ही फायदा होता है। तो ये जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है ये कुछ प्लांट्स के साथ या कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएशन बना के रहना शुरू कर देता है, दोनों का इसमें फायदा है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उनकी डेवलप हो जाती है एंड बोथ द पार्टनर्स गेट बेनिफिट्स, यानी दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल है यहाँ पर इसका राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम एक बैक्टीरिया होता है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स के अंदर रहता है। रूट्स यानी रूट तो आप जानते हैं जड़ जो होती हैं, लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि दालें हो गई, इनके अंदर जो रूट्स होते हैं उनके अंदर छोटी छोटी नोड्यूल्स होती हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये नोड्यूल्स हैं यहाँ पर। इन नोड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरिया जा करके रहना शुरू कर देता है, वहां पर जा करके ये नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट से फिक्स करता है। अब इस एसोसिएशन का फायदा प्लांट को हो गया, इसने नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया और वो नाइट्रोजन नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स की फॉर्म में प्रोवाइड करा दी प्लांट को। अब प्लांट्स ने उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया और उसको कन्वर्ट कर दिया प्रोटीन्स के अंदर, तो प्लांट को ये फायदा हो गया। अब इसको क्या फायदा होगा, इसको फ्री फंड में वाटर मिल गया और जितने छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट ने अपनी रूट्स की हेल्प से एब्जॉर्ब किए हैं वो इस बैक्टीरिया को भी मिल जाते हैं। अब इस बैक्टीरिया को करना कुछ नहीं पड़ रहा है, सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन ये करता है। नेचुरली ये बाहर भी करते हैं कुछ बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स के अंदर ही करते हैं क्योंकि इनको वहां पर एक सेफ एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो इस तरह का जो बैक्टीरिया होता है वो अपना फूड ऑब्टेन कर लेता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहकर। इसी वजह से ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये भी एक हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। यहाँ पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके दे रहा है लेकिन बदले में प्लांट से जो मिनरल्स वगैरह प्लांट ने अपने रूट हेयर्स की हेल्प से एब्जॉर्ब किए थे वो ले रहा है। इसके अलावा इसको प्रोटेक्शन भी मिलती है एक बैक्टीरिया के अंदर
रूट नोड्यूल्स जो होती हैं, जो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इनमें इसको एक सेफ एनवायरनमेंट मिल जाता है जहाँ पर वो बड़ी आसानी से वो रह लेता है, घर मिल जाता है इसको। तो ये सिम्बायोटिक एसेसन हो गए। इस तरह के बैक्टीरिया को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो अभी तक हमने न्यूट्रिशन वाला जो पोर्शन है बैक्टीरिया का वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम आज के वीडियो लेक्चर को समराइज करेंगे और अभी तक हमने जो अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े एक बार उनको समझेंगे। हमने बैक्टीरिया के अंदर पढ़ा कि 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोफिक जो बैक्टीरिया होगा अपना फूड अपने आप बनाएगा। हेटरोट्रोफिक जो बैक्टीरिया होगा अपने फूड के लिए वे दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहेगा। ऑटोट्रोफिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो 2 टाइप्स के हमने पढ़े, फोटोऑटोट्रोप्स एंड कीमोऑटोट्रोप्स। फोटोऑटोट्रोप्स सनलाइट की हेल्प से अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे। क्योंकि सनलाइट की हेल्प से अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं तो इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होते हैं। इसका एग्जांपल हमने पढ़ा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और दूसरा हमने पढ़ा था पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है जिनकी हेल्प से इन्होंने अपना फूड सिंथेसाइज किया। जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है इसके पास आपको याद होगा क्लोरोबियम क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है इसके पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। इन पिगमेंट्स की हेल्प से अपना फूड खुद बना लेते हैं। इसके बाद में जो कीमोऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं ये अपना फूड अपने आप बनाते हैं लेकिन बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करके। जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया सल्फर का यूज करेगा, आयरन बैक्टीरिया आयरन का इस्तेमाल करेगा या आयरन कार्बोनेट्स का इस्तेमाल करेगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में बदलेगा, हाइड्रोजन बैक्टीरिया हाइड्रोजन का यूज करेगा, मीथेन बैक्टीरिया मीथेन का इस्तेमाल करता है और कार्बन बैक्टीरिया कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। जितने भी कीमोऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया हैं ये कन्वर्जेंस करते हैं और इन कन्वर्जेंस में जो प्रोडक्ट से बनाते हैं उससे कुछ एनर्जी रिलीज होती है, कुछ एटीपी मॉलिक्यूल्स इनको मिल जाते हैं जिनसे ये अपना काम चला लेते हैं। हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में हमने आज पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है कि हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया में जो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होता है डेड ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर रहता है, अपनी सेल से कुछ एंजाइम्स सेक्रीट करता है और उनके अंदर जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है और सिंपलर फॉर्म में उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह का बैक्टीरिया होता है सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सेकंड बैक्टीरिया हमने पढ़ा पैरासाइटिक बैक्टीरिया, ये होस्ट के ऊपर रहता है, वहां से अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, बना बनाया इसको मटेरियल मिल जाता है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होता है ये भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही रहता है लेकिन वहां से ये कुछ चीजें प्रिपेयर करके भी उसको देता है, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है और रूट्स के अंदर रह लेता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर। लेग्यूमिनस प्लांट्स को ये फायदा हो जाता है कि उनके रूट्स में प्रोटीन्स वगैरह ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाते हैं, हाईली प्रोटीनियस ये हो जाते हैं, इसको फायदा हो जाता है, इसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और अच्छे से प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अभी तक हमने न्यूट्रिशन को आज के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जो चीज़ें आपने आज पढ़ी समझी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई आपको डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।